Hello बच्चों, welcome back to the channel. So if you are new to this channel, hello, my name is Muskan Agrawal. Me along with my team teaches you all from classes 9 to 12 all subjects. तो आ चुके हैं हम पार्ट 2 में द साउंड ऑफ म्यूजिक के, और पार्ट 1 में आई एम श्योर आपने वो लड़की की कहानी देख ली होगी जो जाइलोफोन प्ले करती थी। पार्ट 2 में हम जानेंगे बिस्मिल्लाह खान की कहानी, द शहनाई ऑफ बिस्मिल्लाह खान। बिस्मिल्लाह खान बहुत ही अच्छे क्लैरिनेट प्लेयर थे, शहनाई प्लेयर थे, जिनको नेशनल अवार्ड से भी नवाजा गया था। तो उनकी कहानी अब हम जानेंगे। तो हमारी कहानी की शुरुआत होती है, एम्परर औरंगजेब बैंड द प्लेइंग ऑफ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड पुंगी इन अ रॉयल रेसिडेंस फॉर इट हैड अ श्रिल एंड प्लीजेंट साउंड। अब जो औरंगजेब थे यानी कि मुगल एम्पायर के लास्ट रूलिंग रूलर जिसको माना जाता है, तो मुगल एम्पायर के जो लास्ट रूलिंग रूलर थे औरंगजेब, उन्होंने पुंगी को बैन कर दिया था। पुंगी आपने देखा होगा कि एक ऊपर में ना ऐसे करके डंडी रहती है, फिर ऐसे करके शेप होता है। इफ पॉसिबल मैं यहाँ पे पिक्चर अटैच कर दूंगी। यहाँ पे ना एक ऐसे गोल सा शेप होता है और नीचे में अगेन उसके ना ऐसे मतलब लंबी सी स्टिक होती है, और उसको फिर हम लोग प्ले करते हैं। उसमें आपने देखा होगा जो सपेरे लोग होते हैं ना, सपेरे, वो लोग इसका ज्यादा इस्तेमाल करते हैं, और इसकी साउंड ना थोड़ी सी श्रिल मतलब कान में थोड़ी सी चुभने वाली होती है, तो उसको उन्होंने बैन कर दिया था। Pungi became the generic name for needed noise makers. Few had thought that it would one day be revived. A barber of a family of professional musicians who had access to the royal palace decided to improve the tonal quality of the pungi. अब पुंगी जो नॉइज मेकर्स यानी कि जो पुंगी बजाता था उसको हल्ला करने वाला बोला जाता था। लोगों को लगता था, जितने लोग को पुंगी बजाते थे वो लोग को लगता था म्यूजिशियंस को कि कभी ना कभी पुंगी रिवाइव होगी, यानी कि पुंगी वापस आएगी। तो वहां पे एक फैमिली थी, बार्बर फैमिली थी, वो लोग प्रोफेशनली म्यूजिशियंस भी थे, तो उन्होंने सोचा कि हम पुंगी की क्वालिटी ठीक कर देते हैं। He chose a pipe with a natural hollow stem. It was longer and broader than the pungi and made 7 holes of the body of the pipe. When he played on it, choosing and opening of some of this whole sort soft and melodious sounds प्रोड्यूस्ड। और उसके बाद इन्होंने पुंगी को रिप्लेस किया शहनाई से। जब बार्बर की फैमिली ने सोचा कि हम आगे इसको बढ़ाते हैं, एक अलग सा कुछ डिजाइन करते, तो उन्होंने एक हॉलो पाइप लिया, उसमें बहुत सारे उन्होंने छेद किए, 7 छेद किए, और उसमें से जब उन्होंने ऐसे किसी को दबाया किसी को छोड़ा, और जब उन्होंने हवा ब्लो की तो एक बहुत ही मीठी आवाज निकली उसमें से। He played the instrument before royalty and everyone was impressed. उसने रॉयल पैलेस जाके अगेन ये इंस्ट्रूमेंट को प्ले किया जो नया बना था, और सभी लोग उससे इम्प्रेस हुए। The instrument so different from the pungi had to be given a new name. अब ये पुंगी से तो अलग इंस्ट्रूमेंट था, तो इसको एक नया नाम देना था। As the story goes, since it was first played in the Shah's chamber, it was played by Nai Barber. The instrument was named Shehnai. ओके तो जो पहली बार जो ये इंस्ट्रूमेंट था वो शाही कोर्ट में प्ले किया गया था, तो उसका शाह लिया गया और पहली बार एक बार्बर के द्वारा बना के प्ले किया गया था, नाई के द्वारा। बार्बर को हम हिंदी में नाई बोलते हैं ना, नाऊ नाई, तो इसके आगे नाई लगा दिया गया, तो इसीलिए उस इंस्ट्रूमेंट का नाम अब शहनाई हो चुका था। द साउंड ऑफ द शहनाई बिगेन टू बी कंसिडर्ड ऑस्पिशियस। जो शहनाई का साउंड था वो ऑस्पिशियस माना गया, यानी कि ऑस्पिशियस ओकेजन, कुछ अच्छा भगवान से रिलेटेड ओकेजन है, फेस्टिवल है, तो उसमें ये शहनाई को प्ले किया जाता था। एंड फॉर दिस रीजन इट इज स्टिल प्लेड इन टेम्पल्स एज एन इंडिस्पेंसिबल कंपोनेंट ऑफ एनी नॉर्थ इंडियन वेडिंग इन द पास्ट। पुरानी वेडिंग अगर आप देखोगे तो उसमें शहनाई का बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहता था। अभी भी बारात वगैरह में शहनाई प्ले की जाती है, इवन टेम्पल्स में भी शहनाई बहुत ही ज्यादा वैलिड है, यानी कि प्ले की जाती है। In the past, the Shehnai was the part of Naubat, or traditional assemble of 9 instruments found at the royal courts. पहले ऑर्केस्ट्रा के नाम पे जो रॉयल कोर्ट्स में बैंड होता था उसमें शहनाई का धीरे धीरे पार्ट होने लगा। Till recently, it is used only in temples and weddings. और शहनाई को आज तक मंदिरों में और आपके टेम्पल्स में यूज किया जाता है, इवन वेडिंग में भी। The credit for bringing the instrument into the classical state goes to उस्ताद बिस्मिल्लाह खान। अब ये जो शहनाई है वो खाली टेम्पल्स और वेडिंग तक सीमित थी जब तक बिस्मिल्लाह खान पिक्चर में नहीं आए थे, लेकिन इसको एक क्लासिकल रूप देना, जैसे कि हारमोनियम एक क्लासिकल इंस्ट्रूमेंट है, तबला एक क्लासिकल इंस्ट्रूमेंट है, कॉन्गो एक क्लासिकल इंस्ट्रूमेंट है, तो उसको उस क्लासिकल इंस्ट्रूमेंट का दर्जा देना किसने किया? बिस्मिल्लाह खान ने।
As a 5-year-old, Bismillah Khan played gilli danda near a pond of an ancient estate of Dumrao in Bihar. अब उन्होंने क्या किया कि बिस्मिल्लाह खान ने गिल्ली डंडा खेला और वो पौंड के आसपास गिल्ली डंडा खेलते थे डुमराव बिहार में. He would regularly go to the nearby Biharji temple to sing the Bhojpuri Chaita, at the end in which he would earn a big laddu. और उसके बाद वो एक टेम्पल में जाके एक भोजपुरी गाना गाते थे जिसका नाम था चाइता. और जब वो गा लेते थे उसके बाद उन्हें प्राइस के तौर पे एक बहुत बड़ा लड्डू मिलता था जो कि वेट करता था 1.25 kgs. अ प्राइज गिवन बाय लोकल महाराजा. और उनको जो ये प्राइज था वो लोकल महाराजा के द्वारा दिया जाता था. This happened 80 years ago, and a little boy has traveled far to win the highest civilian award in India, the Bharat Ratna. उसके बाद यही जो इंसिडेंट वो 80 साल पहले का है और यही बच्चा आगे चल के इन्होंने भारत रत्न अवार्ड जीता था. Born on 21st March 1916, Bismillah Khan belongs to his well-known family of musicians from Bihar. अब 21 मार्च को इनका जन्म हुआ था 1916 को. अगेन इस समय इंडिया जो है ब्रिटिशर्स के अंदर था और बिस्मिल्लाह खान एक म्यूजिशियन फैमिली से बिलोंग करते थे जो कि बिहार के रहने वाले थे. His grandfather Rasul Baks Khan was a Shehnai Nawaz of the Bhojpur King's Court. His father Paigambbar Baks was and other paternal ancestor were also a great Shehnai player. उसके बाद जो उनके दादाजी थे वो रॉयल कोर्ट के शहनाई प्लेयर थे और उनके बाकी जो एंसेस्टर्स रहे हैं इवन उनके फादर भी वो भी सब शहनाई बजाते थे. The young boy took the music in early life at the age of 3 years when his mother took him to his maternal uncle's house in Banaras, now in Varanasi. ये जो है यंग बॉय उसकी मम्मी ने जब वो 3 साल का था तो उसे अपनी नानी के घर लेके गए जो कि कहाँ पे था, बनारस में यानी कि वाराणसी में. तो वहां पे जाके भी उसका म्यूजिक के लिए इंटरेस्ट डेवलप हुआ. बिस्मिल्लाह वाज फैसिनेटेड वाचिंग हिज अंकल्स प्रैक्टिस द शहनाई. उसे बहुत ही ज्यादा एक्साइटमेंट होती थी शहनाई प्लेइंग को देख के. उसके अंकल जब शहनाई बजाते थे ये चीज उसको देख के बहुत ही ज्यादा फैसिनेटिंग लगती थी. Soon Bismillah started accompanying his uncle Ali Baksh to the Vishnu temple of Banaras where he would play the Shehnai and Bismillah would sit captivated for hours on the end. अब उसके बाद वो अपने अंकल के साथ जिनका नाम था अली उनके साथ वो विष्णु टेम्पल जाते थे, विष्णु भगवान के मंदिर जाते थे क्योंकि उनके जो अंकल थे वो विष्णु भगवान के मंदिर में शहनाई बजाते थे. तो बिस्मिल्लाह खान भी उनको एकम्पनी करते थे और जाके वहां पे उनके साथ जब तक वो शहनाई बजाते थे शांति से उन्हें बैठ के देखते रहते थे, सुनते रहते थे और एंड तक वहां से नहीं उठते थे. Slowly he started getting lessons in playing the instrument and would sit practicing throughout the day. और स्लोली उनका इंटरेस्ट इस इंस्ट्रूमेंट के प्रति डेवलप हुआ और वो पूरे दिन प्रैक्टिस किया करते थे. For years to come to the temple of Balaji and Magla Maiya and the banks of river Ganga playing the young apprentice's favorite songs where he could practice in solitude. अब ये कुछ 3 प्लेसेस है जहां उनको आराम से प्रैक्टिस करते बनता था शहनाई और उन्हें बहुत ही ज्यादा पसंद था यहाँ प्रैक्टिस करना. एक तो एक मैया का टेम्पल था, एक बालाजी यानी कि हनुमान जी का टेम्पल था और एक क्या गंगा रिवर, गंगा होली रिवर के पास, गंगा रिवर जो कि वाराणसी में फ्लो होती है उसके पास उनके पास बिस्मिल्लाह खान को बैठ के बहुत ही ज्यादा पीस लगता था और वहां पे वो आराम से अपनी जो म्यूजिक है, जो शहनाई प्लेइंग है उसकी प्रैक्टिस किया करते थे. The flowing waters of the Ganga inspired him to improvise the invent rags and were earlier considered to be beyond the range of the Shehnai. उसके बाद जो फ्लोइंग वाटर थी गंगा की उसकी जो साउंड थी वो उन्हें इंस्पायर करती थी कि वो अलग अलग राग बनाए और वो शहनाई को एक अलग ही लेवल पे लेकर चले गए थे. At the age of 14, Bismillah accompanied his uncle to the Allahabad Music Conference. जब वो 14 साल के थे तो वो एक म्यूजिक कॉन्फ्रेंस वगैरह जो कि कहाँ था, इलाहाबाद में अपने अंकल के साथ. At the end of his recital, Ustad Fayyaz Khan patted the young boy back and said, "Work hard and you shall make it." उसके बाद जो उस समय के बहुत ज्यादा फेमस म्यूजिशियन थे फयाज, उन्होंने उन्हें पीठ में थपथपाया बिस्मिल्लाह खान के और उन्होंने कहा कि तुम ऐसे ही मेहनत करते रहो, आई एम श्योर तुम आगे बढ़ जाओगे. With the opening of All India Radio in Lucknow in 1938 came Bismillah Khan's big break. और जब रेडियो का इंट्रोडक्शन किया गया लखनऊ में इंडिया में
1938 में, उस समय बिस्मिल्लाह खान को एक बड़ी ब्रेक मिली, यानी कि एक बड़ी अपॉर्चुनिटी मिली। He soon became an often heard शहनाई प्लेयर ऑन रेडियो, और वो ऑफन हर्ड मतलब कि उन्हें बहुत ज्यादा रेडियो में सुना जाने लगा, उनके शहनाई प्लेइंग को बहुत ज्यादा सुना जाने लगा। I'm sorry I left. Okay. When India gained independence of 15 August 1947, Bismillah Khan became the first Indian to greet the nation with his शहनाई। ओके, तो जब इंडिया को इंडिपेंडेंस मिली तब उनको रेड फोर्ट भी बुलाया गया था कि ताकि उनका शहनाई जो है वो लोगों तक पहुंच सके, और वो वहां पे फर्स्ट इंडियन बने जो कि शहनाई उन्होंने ऐसे रॉयल कोर्ट में, यानी कि रेड फोर्ट में आफ्टर इंडिपेंडेंस बजाया था। He poured his heart out into the राग काफी, उनका एक बहुत ही फेमस ट्यून था जिसको था राग काफी, जो उन्होंने इंडिपेंडेंस डे वाले दिन बजाया था, और ये उनका इंडिपेंडेंस ट्यून भी माना जाता है, राग काफी। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। From the Red Fort to an audience which included Mahatma Gandhi, Pandit Jawaharlal Nehru, who later gave his famous Rise with Dynasty speech. उसके बाद वहां पे सभी लोग मौजूद थे, जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी, जिसके सबके सामने उन्होंने स्पीच दी, और लेटर ऑन नेहरू जी ने अपनी स्पीच दी। Bismillah Khan has given many memorable performances both in India and abroad. His first trip abroad to Afghanistan, where the King Zahir Shah was so taken in by the maestro that he gifted him priceless Persian carpets and other souvenirs. Okay, maestro मतलब क्या होता है, किसी चीज में जो एक्सेल कर ले। तो जब बिस्मिल्लाह खान ने बहुत सारी मेमोरेबल परफॉर्मेंसेस ऑलरेडी दी है, उसमें से एक है कि जब वो अब्रॉड ट्रैवल कर रहे थे, अफगानिस्तान गए थे, अफगानिस्तान के किंग जाहिर शाह उनसे इतने ज्यादा इम्प्रेस हो चुके थे उनकी शहनाई प्लेइंग से कि उन्होंने उन्हें बहुत सारे चीज गिफ्ट किए थे, उसमें जिसमें से एक था वहां का फेमस पर्शियन कारपेट्स। The King of Afghanistan was not only one to be fascinated by Bismillah's music. Film director Vijay Bhatt was so impressed after hearing Bismillah play at festival that he named a film after an instrument called Gunj Uthi Shehnai. उसके बाद सिर्फ किंग ही नहीं, फिल्म मेकर्स भी उनकी आवाज, उनकी शहनाई से बहुत ही ज्यादा फैसिनेट हो जाते थे, बहुत ही ज्यादा खुश हो जाते थे। कि एक बहुत ही बड़े डायरेक्टर थे उस टाइम के जिसका नाम था विक्रम भट्ट, उन्होंने इवन उनकी शहनाई प्लेइंग से वो इतने ज्यादा फैसिनेट हो गए थे कि उन्होंने एक शहनाई के ऊपर मूवी बना दी इंस्ट्रूमेंट की, गूंज उठी शहनाई। द फिल्म वॉज अ बिट एंड द फिल्म वॉज अ हिट, सॉरी, तो फिल्म एक हिट हुई, एंड वन ऑफ बिस्मिल्लाह खान्स कंपैशनेट दिल का खिलौना है टूट गया turned out to be the nationwide chart buster, और उसमें से एक बिस्मिल्लाह खान का जो राग था, कंपोज किया था उन्होंने जो गाना दिल का खिलौना टूट गया, वो बहुत ही ज्यादा फेमस हुआ। Despite this huge success in the colloid world, Bismillah Khan's ventures in film music were limited to two: Vijay Bhatt's Gunj Uthi Shehnai and Vikram Srinivas' Canada venture Sanadhi Apana. अब इतना उन्होंने रिकॉग्नाइजेशन मिल चुकी थी, बट स्टिल वो म्यूजिक इंडस्ट्री में दो ही लोगों तक सीमित थे, एक विजय भट्ट के गूंज उठी शहनाई तक, और एक विक्रम श्रीनिवास के कनाडा वेंचर के साथ जिसका नाम था सनादि अपाना। I just can't come to the terms with the artificiality and glamour to the film world, he says with emphasis. यहाँ बिस्मिल्लाह खान कहते हैं कि वो और फिल्म मेकर के साथ काम नहीं करना चाहते क्योंकि जो फिल्म की वर्ल्ड है वो बहुत ही ज्यादा ग्लैमरस है और वो उसके लिए नहीं बने हैं। Awards as recognition come thick and fast. Bismillah Khan became the first Indian to be invited to perform at the prestigious Lincoln Center Hall in the United States of America. अब ये जो प्राइज है वो आते जाते रहते, लेकिन जो उनका रिकॉग्नाइजेशन है वो नेक्स्ट लेवल था कि उनको अमेरिका से एक ऑफर है, उन्होंने वो फर्स्ट इंडियन बने कि वो अमेरिका के सेंटर हॉल में जाके उन्होंने अपनी शहनाई की परफॉर्मेंस दी। He also took part in United States of America. He also took parts in the World Exposition in Montreal, in Cannes, and Art Film Festival and Oscar Trade Fair. Okay, Cannes is very famous. अभी जो फिल्म फेस्टिवल होते हैं, Cannes एक वेस्ट का बहुत ही फेमस फिल्म फेस्टिवल है, वहां उन्हें बुलाया गया, आर्ट फेस्टिवल में बुलाया गया, ट्रेड फेयर्स में भी उन्हें इनवाइट किया जाने लगा। So well he became the internationally that an auditorium in Tehran was named after him, Tahar Mosque उस्ताद बिस्मिल्लाह खान। वो इतने ज्यादा इंटरनेशनली फेमस हो चुके थे कि
एक ऑडिटोरियम, तेहरान में एक ऑडिटोरियम है जिसका नाम उनके नाम के आगे रखा गया था, विच इज तहार मॉस्क्यू उस्ताद बिस्मिल्लाह खान। National awards like the Padma Shri, the Padma Bhushan and Padma Vibhushan were conferred on him. उन्हें बहुत सारे अवार्ड मिले गए, जैसे कि भारत रत्न तो पहले ही मिल चुका था, उसके अलावा भी उन्हें पद्मश्री, पद्म भूषण, पद्म विभूषण, ये सारे अवार्ड्स उन्हें मिले गए। In 2001, उस्ताद बिस्मिल्लाह खान was awarded with India's highest civilian award, भारत रत्न, लेकिन 2001 में उन्हें भारत रत्न से नवाजा गया था। With the coveted award resting on his chest and his eyes glittering in rare happiness, he said, "All I would like to say is, teach your children music. This is Hindustan's richest tradition. Even the West is now coming to learn our music." उन्होंने जब अवार्ड रिसीव किया तो उनकी हार्ट बहुत ही ज़्यादा खुश थी, उनकी आईज बहुत खुश थी। उन्होंने सिर्फ एक ही बात बोली कि अपने बच्चों को म्यूज़िक सिखाओ, और क्योंकि म्यूज़िक हमारे इंडिया का हमेशा से ट्रेडिशन रहा है, इवन जो वेस्ट के लोग हैं वो हमारा म्यूजिक सीखना चाहते हैं, तो इसीलिए अपने बच्चों को म्यूजिक सिखाइए। In spite of having traveled all over the world, Khan Sahab, as he is fondly called, is extremely fond of Banaras and Dumrao, and they remain for him the most wonderful towns of the world. हालांकि बिस्मिल्लाह खान ने वर्ल्ड घूम लिया था, लेकिन उनकी बर्थ प्लेस डुमराव और जहां वो प्रैक्टिस करते थे, जहां गंगा मैया थी, बनारस, वो उनके हार्ट के बहुत ही ज्यादा करीब थे। A student of his once wanted him to head a Shehnai school in USA, and the student promised to recreate the atmosphere of Banaras by replicating the temples there. But Khan Sahab asked him if he could be able to transport river Ganga as well. उनका एक बहुत ही बड़ा स्टूडेंट था जिन्होंने उन्हें रिक्वेस्ट किया था कि आप यूएसए आके सिखाइए, यूएसए में शिफ्ट हो जाइए, मैं यहाँ पे बनारस जैसा माहौल बना दूंगा। पर उन्होंने फॉर्मली उससे पूछा कि क्या आप माँ गंगा को अमेरिका में ला सकते हो, तो उन्होंने कहा नहीं, तो फिर उन्होंने भी रेफ्यूज कर दिया कि जहां माँ गंगा नहीं है मैं वहां पे नहीं रह सकता। Later he is remembered to have said that is why whenever I am in a foreign country I keep yearning to see Hindustan. While I am in Mumbai I think of only Banaras and only Ganga, and while in Banaras I miss the unique मट्ठा of डुमराव। ओके, तो बिहारी लोग बहुत ही ज्यादा मट्ठा पीते, सत्तू का मट्ठा। तो जब वो फॉरेन में रहते थे तब उन्हें हिंदुस्तान याद आता था, जब वो मुंबई में रहते थे तब उन्हें बनारस और वहाँ की गंगा याद आती थी, और जब वो बनारस में होते थे तब उन्हें डुमराव याद आता था। उस्ताद बिस्मिल्लाह खान लाइफ इज अ परफेक्ट एग्जाम्पल ऑफ रिच कल्चरल हेरिटेज इन इंडिया। उनकी लाइफ एक बहुत ही बड़ा एग्जाम्पल है कल्चरल हेरिटेज की इंडिया में। One of them effortlessly accept that a devout Muslim like him can be and very naturally play the Shehnai every morning at काशी विश्वनाथ टेम्पल। और उन्होंने कोई रिलीजन के ऊपर भेदभाव नहीं किया, एक मुस्लिम इंसान भी टेम्पल के अंदर जाके शहनाई प्ले कर सकता है। म्यूजिक हैज नो बाउंड्रीज। तो ये था हमारा चैप्टर। आई होप यू ऑल आर क्लियर विद इट। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। लाइक सब्सक्राइब करके जाना।